brought to you by Kuku FM. Download the app now. फर्ज कीजिए आप किसी रिश्तेदार के घर मेहमान बनकर गए हों। पहले कुछ दिन तो वहां खूब आवभगत होगी, लेकिन अगर कुछ दिन वहां ठहर गए तो चाचा चाची के चेहरे पर मेहमान नवाजी का बोझ साफ झलक उठेगा। लौटने को बोलो तो सामने से जवाब आए, अरे नहीं नहीं अभी कहाँ, कुछ दिन और बिताइए हवेली में। लेकिन एक अनकहा फैक्ट है जो आपको और चाचा चाची को भी पता है, वो ये कि मेहमान नवाजी में ना का मतलब तो हाँ ही होता है। यही हालत आजकल दुनिया के सुपर पावर देश अमेरिका की हो रखी है। हालांकि ना तो काबुल उसके चाचा का घर था और ना ही किसी ने उसे वहां आमंत्रण दिया था, लेकिन हालत फिर भी वही है। अफगानिस्तान में जब तक रुका था, चारों तरफ से आवाज उठ रही थी कि अमेरिका काबुल छोड़ो। अब छोड़ चुका है तो सर इल्जाम लग रहा है कि बर्बाद करके छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? नहीं छोड़ना था। जैसे शादी पर ना जापानी की शक्ल में लिफाफा भेजकर खाना पूर्ति कर दी जाती है, ऐसे ही अब अमेरिका भी अफगानिस्तान में खाना पूर्ति की कोशिश में लगा है। चारों ओर हो रही फजीहत में वो कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहता है कि कुछ करे भी नहीं और करता हुआ दिखाई भी दे। क्या है ये खाना पूर्ति और हम किस लिफाफे की बात कर रहे हैं, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी। स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरक विचार या आचार्य चाणक्य के बेहतरीन सबक या फिर महात्मा गांधी की अनमोल सीख, सब कुछ अवेलेबल है कुकू एफएम पर, वो भी हिंदी में। और तो और लल्लन टॉप के दर्शकों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अभी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाएं और सुने जो मन चाहे। शुरुआत से शुरू करते हैं। वैसे तो आपको अब तक ये रट चुका होगा, लेकिन फिर भी आप क्रोनोलॉजी समझिए। 9/11/2001 को अलकायदा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया। इसके अगले कुछ महीनों में ही अमेरिका वॉर ऑन टेरर का बैनर लगाकर गाजे बाजे के साथ अफगानिस्तान में एंटर हो गया। अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच आधी दुनिया का फासला है और हवाई हमले करने के लिए अमेरिका से जेट उड़ान भरे ये प्रैक्टिकल नहीं था, वो भी तब जब इरादा लंबी लड़ाई का हो। इसलिए सवाल उठा एयरबेस की जरूरत का। अफगानिस्तान की मैप पर लोकेशन देखिए। 6 देश हैं जो उसके बॉर्डर पर हैं: ईरान, पाकिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इसमें से चाइना और ईरान तो किसी हालत में ये होने नहीं देते कि उनकी धरती पर अमेरिका का सैनिक हवाई अड्डा बने, तो अमेरिका ने बाकी देशों की तरफ हाथ बढ़ाया। अमेरिका तब दुनिया की इकलौती महाशक्ति हुआ करता था। आज की तरह चीन उसे टक्कर देने की हालत में नहीं था, ना ही रशिया इतना ताकतवर रह गया था कि अमेरिका का कुछ खास विरोध कर सके। इसलिए ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे युवा देश अमेरिका की छत्रछाया पाने को लालायित थे। इन देशों को अमेरिका में स्टांस बोला जाता है और इन्हीं के जरिए उसने सेंट्रल एशिया में अपनी सैन्य बारात का मंडप यानी कि एयरबेस तैयार किया। अमेरिका का पहला बेस बना उज्बेकिस्तान का कर्शी खानाबाद हवाई अड्डा, जिसे K2 एयरबेस के नाम से जाना जाता है। ये एक पुराना सोवियत एयरबेस था। दुनिया के सभी राष्ट्र आतंक के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का समर्थन कर रहे थे। रशिया ने भी सोचा कि हवा के खिलाफ जाना नासमझी होगी, तो उसने भी K2 पर अमेरिकी तैनाती का विद्रोह नहीं किया। उज्बेकिस्तान भी इसके लिए झट तैयार हो गया और उसने ये बेस अमेरिका के हवाले कर दिया। पहली किश्त में अमेरिकी आर्मी के 10th माउंटेन डिवीजन के 1000 सैनिक K2 बेस पर तैनात हुए और बाद में 416 एयर एक्सपीडिशनरी ग्रुप के C-130 और C-17 कार्गो मिशंस को यहां से ऑपरेट किया जाने लगा। बदले में अमेरिका ने उज्बेकिस्तान सरकार को मिलिट्री हार्डवेयर, सुरक्षा सर्विस और US एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक क्रेडिट्स मुहैया कराए। इसके बाद अमेरिका ने उज्बेकिस्तान के पड़ोसी देश की सरकार से समझौता किया और किर्गिस्तान के मानस एयरबेस को अफगानिस्तान में हवाई कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करने लगा। इस तरह सेंट्रल एशिया में अमेरिका के 2 एयरबेस तैयार हो गए। साल 2005 तक उसने इन 2 सैन्य हवाई अड्डों की मदद से काबुल से तालिबान को खदेड़ दिया और इन्हीं सालों में उसने अफगानिस्तान के कई महत्वपूर्ण सैन्य हवाई अड्डों पर कब्जा भी कर लिया। लेकिन उसने इन 2 एयरबेस का इस्तेमाल जारी रखा क्योंकि उसकी नज़र सेंट्रल एशिया में अपना प्रभुत्व जमाने की ओर थी। 4 साल तक सब कुछ चला, लेकिन 2005 में यहाँ भी अमेरिका की हालत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली हो गई। तब उज्बेकिस्तान के तब के प्रेसिडेंट थे इस्लाम करीमोव। उज्बेकिस्तान तब धार्मिक उन्माद और कट्टरपंथियों का सामना कर रहा था। करीमोव सरकार ने इनसे निपटने के लिए कई सुरक्षा कदम उठाए,
लेकिन साथ ही वो दिन पर दिन आम नागरिकों पर भी कई तरह की पाबंदियां बढ़ाते जा रहे थे, जिससे जनता में विद्रोह बढ़ता जा रहा था। इस आग में घी का काम किया 2005 की एक घटना ने। उज्बेकिस्तान के पूर्वी छोर पर एक शहर पड़ता है अंडीजन। मई 2005 में यहाँ 23 लोगों को धार्मिक उन्माद फैलाने और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के जुर्म में जेल में डाल दिया गया। ये लोग कोर्ट में अपनी पेशी होने का इंतजार कर रहे थे कि 12 मई 2005 की रात सशस्त्र आतंकियों ने जेल पर हमला कर दिया। इन 23 लोगों के अलावा उन्होंने 100 के करीब दूसरे अपराधियों को जेल से छुड़वा दिया। इसके बाद इन लोगों ने आसपास की सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। अगली सुबह यानी कि 13 मई को हजारों लोग अंडीजन के मेन चौराहे पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगे। इन लोगों की मांग थी कि राष्ट्रपति करीमोव खुद आकर इनसे मिलें। उज़्बेक रक्षा बलों ने भीड़ को चारों तरफ से घेर लिया और गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इस घटना में बच्चों और औरतों समेत 100 से ज्यादा लोग मारे गए। कुछ साल बाद हुई तहकीकात में पता चला कि ये सब करीमोव के इशारे पर हुआ था, ताकि सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाया जा सके। इस घटना के बाद अमेरिका और उज़्बेकिस्तान के रिश्तों में दरार आना शुरू हो गई। अमेरिकी संसद में मांग उठी कि इन घटना की जांच हो, लेकिन अमेरिकी डीओडी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इससे कतरा रहा था। कारण कि अफगानिस्तान युद्ध के लिए K2 एयरबेस अमेरिका की रणनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। जिस दिन अमेरिकी संसद में इस मामले पर बहस हुई, उसके अगले ही दिन K2 एयरबेस से अमेरिकी जेट्स के रात को उड़ान भरने पर पाबंदी लगा दी गई। करीमोव अब मांग रखने लगे कि अमेरिका को K2 एयरबेस के लिए किराया देना चाहिए। इस बीच अंडीजन में हिंसा बढ़ती गई, जिस कारण हजारों रेफ्यूजी बॉर्डर पार कर पड़ोसी देश किर्गिस्तान में जा पहुंचे। संसद के दबाव में बुश सरकार को रेफ्यूजियों की मदद के लिए आगे आना पड़ा। जुलाई 2005 में अमेरिका ने उज़्बेक रेफ्यूजियों को एयरलिफ्ट कर रोमानिया पहुंचा दिया। 28 जुलाई को रेफ्यूजी रोमानिया पहुंचे और 29 जुलाई यानी कि अगले ही दिन ताशकंद स्थित अमेरिकी एम्बेसी में उज़्बेक सरकार का लेटर पहुंच गया। इस लेटर के अनुसार अमेरिका को K2 बेस खाली करना था और इसके लिए 180 दिन की मोहलत दी गई थी। नवंबर 2005 में अमेरिका ने K2 एयरबेस खाली कर दिया। 2005 के बाद अमेरिका का सिर्फ एक एयरबेस रह गया, किर्गिस्तान का मानस एयरबेस, लेकिन वहां भी हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे। 2005 के बाद किर्गिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल तेज हो गई। तब वहां के राष्ट्रपति थे अक्सर अकायेव। 2005 में हुए चुनाव में हुई धांधली के चलते जनता ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसे टुलिप रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। क्रांतियों को रंगों और फूलों का नाम देने की पुरानी परंपरा रही है। जैसे साल 2004 में यूक्रेन में हुआ ऑरेंज रेवोल्यूशन, चेकोस्लोवाकिया में हुआ वेलवेट रेवोल्यूशन और 2003 में जॉर्जिया में हुआ रोज रेवोल्यूशन। टुलिप रेवोल्यूशन के बाद राष्ट्रपति अक्सर अकायेव को भागकर रशिया में शरण लेनी पड़ी। 2006 में किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति बने कुर्मानबेक बकियेव, जिनके बाद मानस एयरबेस को लेकर मकान मालिक और किराएदार का खेल शुरू हो गया। आते ही कुर्मानबेक ने नए मकान मालिक की तरह मानस एयरबेस का किराया बढ़ाने की मांग की। अमेरिका तब बेस के बदले $13 मिलियन की रकम अदा करता था। 2006 में ही एक और घटना हुई, जिसके कारण किर्गिस्तान की जनता भी अमेरिका के खिलाफ हो गई। हुआ यूं कि एक अमेरिकी सैनिक जैकरी हैटफील्ड ने एक किर्गिस्तानी नागरिक को तब गोली मार दी जब वो सामान पहुंचाने के लिए मानस एयरपोर्ट में दाखिल हो रहा था। किर्गिस्तान सरकार ने जैकरी को सजा दिए जाने की मांग की, लेकिन अमेरिका, जिसके लिए अपने देश के नागरिक और बाकी लोग जनसंख्या लगते हैं, उसने जैकरी को कोई सजा नहीं दी और उसे वापस अमेरिका भेज दिया। इस घटना के बाद किर्गिस्तान में अमेरिका के खिलाफ विद्रोह बढ़ता गया। साल 2009 के आते आते दुनिया के हालात बदल चुके थे। अमेरिका के प्रति 2001 जैसी सहानुभूति भी नहीं रह गई थी। रशिया ताक में था कि किसी तरह मध्य एशिया से अमेरिका की छुट्टी की जाए। 2009 में किर्गिस्तान की संसद ने एक बिल पेश किया था, जिसके मुताबिक मानस एयरबेस को खाली कर दिया जाना था और जिस दिन ये बिल पास हुआ उसके अगले ही दिन रशिया और किर्गिस्तान के समझौते का ऐलान भी हो गया। साफ था कि कठपुतली की डोर रशिया के हाथ में थी। समझौते के अनुसार रशिया को किर्गिस्तान को $2 बिलियन बतौर लोन देने वाला था। अमेरिका ने भी पास फेंका। उसने किर्गिस्तान में $150 मिलियन के निवेश का वादा किया। साथ ही मानस एयरबेस के किराए के तौर पर वो $60 मिलियन देने को राजी हो गया।
एशिया की एक और बड़ी ताकत चीन भी कहां पीछे रहने वाला था। उसने किर्गिस्तान से कहा कि अगर अमेरिका मानस एयरबेस खाली करता है तो वो मदद के तौर पर $3 बिलियन की मदद देगा। नए रक्षा समझौतों की मदद से अमेरिका ने किर्गिस्तान में मौजूदगी बनाए रखी, लेकिन जब 2011 में किर्गिस्तान की सरकार एक और बार बदली तो अमेरिका ने किर्गिस्तान में अपने दिन गिनने शुरू कर दिए। 2014 में मानस एयरबेस की लीज पूरी हुई और अमेरिका वहां से भी निकल गया। आज हम आपको इन एयरबेस की कहानी क्यों सुना रहे हैं? दरअसल अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका इस चिंता में है कि अलकायदा दोबारा अफगानिस्तान को अपनी आतंकी साजिशों का अड्डा बना सकता है। जमीन पर फुट सोल्जर्स की गैर मौजूदगी के बावजूद वो तालिबान पर नजर बनाए रखना चाहता है। हवाई सर्विलांस के लिए उसे एक ऐसे सैन्य अड्डे की तलाश है जहां से वो अपना ड्रोन प्रोग्राम चालू रख सके। इससे जुड़ी एक हिंट मिली कल, यानी कि 14 सितंबर को, जब स्टेट सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन अमेरिकी संसद की फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सामने पेश हुए। यहाँ वो राष्ट्रपति बाइडेन के अफगानिस्तान से निकलने के फैसले का बचाव कर रहे थे। इस दौरान कमेटी के एक सदस्य मार्क ग्रीन ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के साथ गठजोड़ से तालिबान भविष्य में अमेरिका के खिलाफ साजिश रच सकता है। अलकायदा के दोबारा पनपने से अमेरिका के लिए खतरा पैदा हो सकता है। आगे बोलते हुए मार्क ग्रीन ने ब्लिंकन से पूछा कि क्या बाइडेन प्रशासन ने इस मामले में नई दिल्ली से संपर्क किया है। आगे उन्होंने कहा कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से अफगानिस्तान पर ड्रोन और हवाई ऑपरेशन किए जा सकते हैं। अमेरिकी संसद में दिल्ली का जिक्र भारत में कान खड़े कर देने वाला था, इसलिए इस बात को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं कि अमेरिका भारत में सैन्य हवाई अड्डा बना सकता है। हालांकि इस मामले पर ब्लिंकन ने कोई साफ साफ जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि हम भारत के साथ अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहे हैं। ज्यादा डिटेल्स ना बताते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले की स्पेसिफिक डिटेल्स सुरक्षा कारणों से पब्लिक में नहीं बताई जा सकती। भारत सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन पिछले सालों में भारत से अमेरिका की बढ़ती हुई नजदीकियों से इन कयासों को बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी साल जुलाई में यूएस स्पेशल ऑपरेशंस कमांडर जनरल रिचर्ड डी क्लार्क ने दिल्ली का दौरा किया था। इस दौरे पर उन्होंने इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरावने से मुलाकात की थी। इसके अलावा अफगानिस्तान से निकलने के 10 दिन बाद ही यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल जॉन C. एक्विलिनो ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत से मुलाकात की थी। पिछले सालों में भारत अमेरिका के बड़े रक्षा साझेदार के रूप में उभरा है। इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने के लिए क्वाड के गठन से तो हम वाकिफ ही हैं। इसके अलावा 2016 में दोनों देशों के बीच लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ा था कि सरकार ने भारत में अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डा खोलने का रास्ता साफ कर दिया है। 2016 के बाद अमेरिका और भारत के बीच 2 और महत्वपूर्ण रक्षा समझौते हो चुके हैं। 2018 में दोनों देशों में कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट यानी कि कॉमकासा पर हस्ताक्षर किए और 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन अग्रीमेंट यानी बेका पर साइन हुए, जिसके बाद दोनों देशों के बीच जियो स्पेशल जानकारी और खुफिया इंटेलिजेंस शेयर करने को लेकर सहमति बनी थी। हालांकि भारत में एयरबेस खोलने की बात अभी सिर्फ एक कयास भर है, लेकिन ये बात पूरी तरह हवा हवाई भी नहीं है। अफगानिस्तान में शर्मिंदगी झेलने के बाद अमेरिका बैकफुट पर है। चीन और रूस अपना दबदबा बढ़ा रहे हैं। ऐसे में मध्य एशिया में अमेरिका को किसी साझेदार की सख्त जरूरत है ताकि वो अफगानिस्तान पर नजर रख सके। इसी साल 15 अप्रैल को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों ने उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के अधिकारियों से सैन्य हवाई अड्डे को लेकर बात शुरू की है, लेकिन अब वैश्विक हालात बदल चुके हैं। ये सब देश कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी CSTO और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO जैसे गुटों का हिस्सा हैं, जिन पर चीन और रूस का वर्चस्व है। पिछले ही महीने यानी कि अगस्त 2021 में रशिया ने उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ मिलकर अफगान बॉर्डर पर संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया। चाइना ने ताजिकिस्तान में एक मिलिट्री बेस बनाया हुआ है और उसने भी ताजिक मिलिट्री के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास कर अमेरिका को आईना दिखाने की कोशिश की है। इन सैन्य अभ्यासों का एक ही मकसद है, अमेरिका को दिखाना कि मध्य एशिया में उसकी दाल नहीं गलने वाली। चीन और रूस कई बार ये बयान दे चुके हैं कि मध्य एशिया में अमेरिका के दखल की जरूरत नहीं है
और CSTO और SCO जैसे संगठनों के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। इतिहास और वर्तमान हालात को देखकर लगता नहीं कि मध्य एशिया में अमेरिका कोई सैन्य मौजूदगी रख सकेगा। अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा पर नजर रखने के लिए उसे हवाई पहुंच चाहिए और सैन्य अड्डों के नाम पर उसके पास खाड़ी के देशों का ऑप्शन है। कतर और कुवैत में उसके एयरबेस हैं, लेकिन वहां से अफगानिस्तान की दूरी को देखते हुए ये मुमकिन नहीं लगता। ऐसे में भारत में एयरबेस की संभावना उतनी दूर की भी कौड़ी नहीं जितनी प्रथम दृष्टता लगती है, खासकर तब जब वो पहले ही इंडियन ओशन में 60% नेवल फ्लीट उतारने की घोषणा कर चुका है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।